नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टकेका में। सवाल लाख टकेका में कई सारे सवाल हम रोज़ लेकर के आते हैं और आज के कई सारे सवाल महत्वपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। जी, एक्सपायरी का दिन है, कहाँ क्लोज होगी निफ्टी आज? क्या 22,500 का सपोर्ट जो है वो बरकरार रहेगा? अगला महत्वपूर्ण सवाल, मार्च सीरीज में कुछ बदलेगा या जिस तरीके से चीज़ें बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई देंगी? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईएस की बिकवाली क्या मार्च सीरीज में भी जारी रहेगी? अगला महत्वपूर्ण सवाल, ये लगातार 5वां महीना होगा अगर बाजार लाल निशान में महीने वर्ग के हिसाब से क्लोज होता है। 1996 के बाद जो है ये पहली बार ऐसा होगा कि लगातार 5 महीने बाजार जो है वो गिरावट के साथ मंथली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो फिर क्या मार्च महीने में ये क्लोजिंग जो है क्या छठा महीना होगा या फिर बाजार मार्च महीने में रिकवरी आएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके उत्तर हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये भी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का आगे होगा क्या, कितना दर्द बाकी है अभी? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। साथ ही साथ खबरों का खेल भी होगा जिसमें खबरों से जुड़े हुए कुछ शेयरों पर बातचीत होगी और इसके अलावा एक खास सेगमेंट पर हम बातचीत करेंगे। आखिर में यही है सही है का सेगमेंट भी होगा। तो काफ़ी कुछ होने वाला है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के खास मेहमान को। हमारे साथ तरुण मंत्री जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले टिप्पणी बाजार पे सर, एक्सपायरी का दिन, उतार चढ़ाव का बाजार बना हुआ है, जो बियर हैं वो पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें मार्च सीरीज से अब क्या है? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है मार्च सीरीज थोड़ी बेटर होनी चाहिए। उसके काफी रीजंस हैं। वन बाय वन आपको रीजंस बता देता हूँ। एक तो हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि मार्च सीरीज में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। लास्ट काफी सालों का भी डेटा देखते हैं तो वो एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली हिस्ट्री रिपीट होना वो जरूरी नहीं है, पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वो जरूर है। और जैसा कि आपने कहा, 4-5 महीने से लगातार हम नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं और हम मंथली चार्ट में जो है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आए हैं, जो कि काफी दिनों के बाद हम उसी लेवल्स के आसपास आ रहे हैं, जो कि 24,440 के आसपास है। 22,440 और 22,500 ये एक लेवल है जो एक मंथली अगर आप कैंडल देखते हैं तो उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। थर्डली विपुल जी, मुझे लग रहा है जो भी एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। हो सकता है वहां से थोड़ी कवरिंग होती हुई नजर आए। वैल्यूएशन थोड़े नीचे के तौर पर आपको मिल रहे हैं, तो वहां से भी हो सकता है आपको हो सकता है एक बायआउट का एक मौका मिल सकता है। थर्ड, जीडीपी के नंबर्स आने हैं कल, वो कैसे आते हैं वो एक चीज देखना पड़ेगा, वो भी काफी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और पांचवा है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ये दोनों चार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो हो सकता है बैंक्स और एनबीएफसी से आपको ऊपर का मूव देखने को मिले। अगेन एक एक्सेप्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे नहीं, ये $1,000,000 क्वेश्चन है, उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। पर मुझे लग रहा है लार्ज कैप्स चलने चाहिए मार्च में, और हो सकता है लार्ज कैप में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप में अच्छा मोमेंटम देखने को मिले ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन सर, ये मिड कैप और स्मॉल कैप को हुआ क्या है? क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आज लगातार ये चौथा दिन है जब हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से देखें सर स्मॉल कैप शेयरों में अभी, और कितना मतलब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है? उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि डबल डिजिट का कट जो है वो फरवरी महीने में देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब तक की जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं करीब करीब 13-14% के आसपास का की गिरावट जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है स्मॉल कैप में। विपुल जी, मुझे लग रहा है एक राउंड ऑफ करेक्शन और आएगा मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि अभी तक कोई सपोर्ट फॉर्मेशन का रुझान नहीं है। जो सपोर्ट फॉर्मेशन आपको बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में नजर आ रहा है, वैसा अभी निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप किसी में भी नजर नहीं आ रहा, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। तो जब भी एक सेल ऑफ आएगा वहां पे सपोर्ट बनना चाहिए, तो मुझे लग रहा है एक और राउंड ऑफ सेल ऑफ आ सकता है। चाहे वो आज भी हमको देखने का मिल रहा है, हो सकता है कल भी देखने को मिले, पर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में नजर नहीं आ रहा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा विपुल जी, पर वहां पे पुल बैक भी आएगा तो काफी फास्ट आएगा, तो वो चीज का भी नजर रखना जरूरी है। पर जितना टेक्निकली डेटा मेरे पास अवेलेबल है, मेरे को लग रहा है निफ्टी फिन निफ्टी सबसे पहले ऊपर जाने का रुझान दिखाएगा। फिर निफ्टी में मुझे लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन बन सकता है। फिर लास्ट में आपको ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलेगा। पर आपने सही कहा, पेन जो है वो ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में है, क्योंकि निफ्टी भी 14-15% ही डाउन है, पर मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स कोई कोई स्टॉक्स तो 50-60% भी अपने हाई से डाउन है। तो पेन ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में विपुल जी। और मुझे लग रहा है और थोड़े दिन हो सकता है 6 या 7 दिन पेन वहां पे रहे। पर लार्ज कैप में मुझे लग रहा है पेन कम रहेगा, वहां पे मुझे लग रहा है रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल आता हुआ दिखाई देता है। वैसे भी अगर हम इतिहास को टटोलें
तो फरवरी का महीना स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं रहता है। करीब करीब पिछले 17 साल में का अगर रिकॉर्ड देखें तो फरवरी महीने में 12 बार ऐसा हुआ है जबकि स्मॉल कैप ने नकारात्मक रिटर्न दिया है और निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो 17 में से 12, तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। अभी जो स्थिति बनती हुई है इसमें BSE स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीब 11-12% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक जो है अपना प्रश्न लेकर के जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाह रहे हैं अरुण जी के साथ। और मनोज टेक जी कह रहे हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, ये क्या हुआ है शेयर मार्केट में, ये तो लाल पानी आ गया है। बिल्कुल सही बात है, लोगों के नुकसान जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वाकई में। प्रिय राज जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में सर बेस्ट प्राइस क्या होगा खरीदारी के लिए, बाय एंड स्टॉप लॉस अभी क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, ये जानना चाह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। आज तमाम NBFCs पे जो है तेज़ी है, उस पर हम खबरों का खेल में बातचीत करेंगे, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस दबाव में दिखाई दे रहा है। बजाज फाइनेंस में तेज़ी थी। सर 111 के आसपास चल रहा है, क्या 100 रुपये के आसपास का शेयर अब बनता हुआ बजाज हाउसिंग फाइनेंस दिखाई दे रहा है? क्या खरीद सकते हैं क्या अभी 2.25-2.5% नीचे है? बिल्कुल जी, निफ्टी स्मॉल कैप का भी एक इंडेक्स में देख रहा था, उस पर मैं टिप्पणी करना भूल गया, वो भी करूंगा। और भारतीय बजाज हाउसिंग हाँ पे भी बिल्कुल बोलता सर, हूँ। बिल्कुल। 14,700 तक मुझे लग रहा है निफ्टी स्मॉल कैप आ सकता है। उसका एक रीजन है, अगर आप चार्ट लगाएंगे निफ्टी स्मॉल कैप का, तो वहां पे एक बड़ा गैप है जो कि एक आप कह सकते हैं वो गैप फिल करने के लिए स्मॉल कैप आ सकता है। तो अभी भी 400 पॉइंट की दूरी है स्मॉल कैप की, तो वहां पे करेक्शन जरूर आ सकता है। वो करेक्शन किसी 1 या 2 दिन आ जाएगा और वहां तक मुझे लग रहा है 14,700 तक आना चाहिए। इसलिए मैं मिड कैप स्मॉल कैप में कह रहा हूँ 6 से 7 दिन और वेट करें। जो स्टॉक्स है अच्छे हैं उनको अभी एग्जिट करने का मौका नहीं है, वो तो डेफिनेटली होल्ड करना है। पर फ्रेश खरीदारी के लिए मैं मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन और वेट करें, थोड़ा और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, 105 108 इसका मजबूत सपोर्ट है। और मार्केट के साथ अगर स्मॉल कैप इंडाइसेस के साथ अगर ये भी नीचे आता है तो 105 108 के बीच में जरूर बाई करें। 105 आता है तो काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 100 के नीचे लगा है, 100 इसका मल्टीपल लोज भी है और इसी के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहेगा। तो 105 108 के आसपास आता है तो वो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स रहेंगे बाई करने की। चलिए, तो ये बात बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के निकल करके आती हुई आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी का रुख करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। अगली कंपनी जिस पर कि प्रश्न पूछा गया है हमसे, वो पूछा जा रहा है सर IRFC को लेकर के। जगदीश माली जी हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं कि IRFC में अब क्या करें। IRFC 124 पे लेकर के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सर आपकी सलाह क्या होगी IRFC पे? काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी वेट करता हुआ समय हो गया है, आपकी सलाह क्या रहेगी रेलवे को लेकर के? विपुल जी, 124 की बाई है जो मैंने सुना है, तो 122 के आसपास तो चल रहा है, तो इसमें भी एक शॉर्ट टर्म पेन रहेगा। मुझे लग रहा है 115 116 तक स्टॉक जा सकता है। तो एक काम ये कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा होल्ड करे, अगर धैर्य रख के होल्ड कर सकते हैं प्राइस को नेक्स्ट 5 से दिन तक, 6 दिन अगर थोड़ा बहुत पेशेंसली होल्ड करे, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर आएगा। पर एक बार ये डिप जरूर करेगा 114 115 के आसपास, वहां पे आता है तो और ऐड करें, क्योंकि ये भाव बेचने वाले भाव नहीं है। ये भाव अभी आप कह सकते हैं वीकली सपोर्ट के आसपास है और आप कह सकते हैं मोमेंटम थोड़ा ठीक ठाक अभी रेलवे स्टॉक्स में रिसेंटली बना है। तो मुझे लग रहा है 115 116 आता है तो और ऐड करें, मुझे लग रहा है एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। ऑलरेडी मैंने कहा 4 से 5 दिन और लगेंगे मिड कैप स्मॉल कैप को स्टेबल होने में, तो वहां पे हो सकता है थोड़ा करेक्शन आ सकता है। चलिए ठीक है, चलिए इस बीच जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमें भेजा गया है जियो फाइनेंस को लेकर के। मोहित जी जानना चाह रहे हैं, जियो फाइनेंस में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और क्या सर ये जहां से चला था वहीं पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए अगर फंडामेंटली शेयर अच्छा है तो फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या इसमें? और ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, आपका भी व्यू जानना चाहेंगे इस पर। इनकी खरीद तो खैर 262 के आसपास के 2 साल का व्यू है, तो जिनका साल 2 साल 3 साल का व्यू है, क्या जियो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? ये 220 216 के आसपास जो चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी जियो फाइनेंस पे? विपुल जी, अब ये स्टॉक वैसे भी निफ्टी में आ गया है तो काफी फंड का हिस्सा भी रहेगा, क्योंकि जो भी ETFs वगैरह रहेंगे या निफ्टी के फंड्स रहते हैं, जियो फाइनेंस चूंकि निफ्टी में आ रहा है और इसके साथ जोमेटो भी आ रहा है, तो डेफिनेटली फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है, बिजनेस पे क्लैरिटी आना बाकी है कि क्या चीजों में ये अपना बिजनेस को पूरे करेंगे। और पेडिग्री की तो कोई बात ही नहीं है, रिलायंस का पार्ट है, इसलिए इतना वैल्यूएशन भी स्टॉक को मिल रहा है। एक ही चीज है, 200 210 के नीचे जब तक ये नहीं जाता स्टॉक मुझे लग रहा है साइडवेज रह सकता है या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंसोलिडेट करेगा। और अगर किसी ने लिया है, क्योंकि अब स्टॉक F&O में भी है और मोमेंटम काफी फास्ट आता है,
जब तक 210 या 200 के नीचे स्टॉक ना जाए इसको होल्ड करें। मुझे लग रहा है करेक्शन आ सकता है वापस 215 210 तक, वहां पे आएगा तो एक बार वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे लग 10 से 12 रुपए की और गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ठीक सर। चलिए, इस बीच एयू स्मॉल फाइनेंस को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं, काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं। सर, सब बहुत नुकसान में, जितने भी हाल फिलहाल में हमने देखा कि स्मॉल फाइनेंस को लेकर के आईपीओज आए थे, आपसे भी कई सारे ऊपर चर्चा हुई, उन सब में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। अभी जो है आज हम देख रहे हैं आरबीआई की जो उसको हम खबरों का खेल में अलग से डिस्कस करेंगे, तो अलग अलग शेयरों पे बातचीत होगी। अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आधार फाइनेंस, इन दो पे थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए। हमारे दर्शकों के प्रश्न है इस पर। ये जो रिकवरी है, क्या बाउंस बैक में थोड़ा बहुत लॉस लेके निकले, बने रहें, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छा मोमेंटम है और 580-600 तक मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। इसका रीजन हो सकता है आरबीआई का सर्कुलर जो है वो हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं है डिटेल इस कंपनी के बारे में, पर हो सकता है उसकी वजह से मोमेंटम आए। 600 के आसपास भी मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। मुझे लग रहा है वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है और मल्टीपल वीकली रेजिस्टेंस उसी के आसपास है। तो 580 600 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। आधार हाउसिंग फाइनेंस वैसे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है ओवरऑल मार्केट्स की जहां तक बात है। 350 360 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता है स्टॉक को एग्जिट नहीं करना है। 360 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, 360 के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। चलिए, ठीक सर। ये राय आपके लिए। आधार पर क्या राय होगी सर? आधार हाउसिंग फाइनेंस का ही मैंने कहा 360 के नीचे अगर स्टॉक 360 जाता है ठीक, तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। एग्जिट कर लें। चलिए, अगले शेयर पे जाएं, बातचीत करें। विजय प्रजापति जी हैं जिन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं, और इन 2-3 सवाल अक्सर आपके साथ जब बातचीत होती है तब ये सवाल निकल के आते हैं। एक तो सुजलॉन, एनएचपीसी और आईआरबी इंफ्रा, इन 3 पे ये टारगेट और जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में है सर, प्लीज़ गाइड कीजिए। सुजलॉन सर 80-85 के आसपास जा कर के, और लंबे समय से अब ये 50 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, 52 53 54 जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। क्या सलाह रहेगी? एनएचपीसी काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद 80 के आसपास, 80 के लेवल पार करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि पार अभी तक नहीं कर पाया है। आपकी टिप्पणी एनएचपीसी पे क्या होगी, और उसके बाद आईआरबी इंफ्रा? अगेन विपुल जी, सेम वही राय रहेगी जो काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। सुजलॉन में 50 रुपए के नीचे पिछली बार मुझे याद है 49 का मैंने स्टॉप लॉस दिया, अभी भी वही इंटैक्ट है। 49 और 50 ये दो बड़े सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। तो अभी भी वही राय है, टेक्निकली वीकनेस है और वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए 49 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एनएचपीसी में भी सेम राय रहेगी, 70 के आसपास का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाए। वैसे इसका 85 बड़ा सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका है और उसके ऊपर निकलने के लिए अभी मुझे लग रहा है काफी वक्त आएगा। तो नीचे में 70, ऊपर में 85, इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। तो 70 रुपीज का स्टॉप लॉस एनएचपीसी में भी मेंटेन करें। आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है, ये भी वीकनेस दिखा रहा है और क्लियरली मुझे लग रहा है 40 रुपए की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये स्टॉक हो सकता है आपको 42 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। तो अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 42 के नीचे लगाए। 42 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एग्जॉस्शन वाला गैप है, वही गैप मुझे लग रहा है सपोर्ट बन सकता है। तो जिनके पास भी है 42 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 42 का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं, यहाँ पर ये सलाह निकल करके आ रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जरा वेदांता को लेकर के। यहाँ पर जो कंपनी का विभाजन हो रहा है, कंपनी के कारोबारों को अलग किया जा रहा है, ऐसे में सर अभी की स्थिति में जिनके पास वेदांता है उन्हें क्या करना चाहिए? कोई अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहा है तो क्या मौजूदा लेवल कंफर्टेबल हैं आपके लिहाज से? 400 के आसपास आज हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है, और पिछले अगर हम देखें 5-6 महीने 12-13% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस थोड़ी सी रही है बाकी दिग्गजों के मुकाबले। आप वेदांता को कैसे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस समय? बिल्कुल जी, डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। थोड़ा करेक्शन आ चुका है, इसलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है एग्जिट करने की कोई राय नहीं है। अगर लेना है तो 380 एक बड़ा सपोर्ट है, वैसे 400 इसका बड़ा सपोर्ट है, पर जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट है, इसका जो नया नेक्स्ट सपोर्ट है 380 के आसपास है। तो 380 400 एक अच्छा लेवल है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। अगेन डीमर्जर कैसा होगा, क्या होगा, ये अगेन देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे डेवलपमेंट्स निकल के आते हैं, वो कहना मुश्किल है। और टेक्निकली मुझे लग रहा है 380 400 ये अच्छे लेवल से अगर डिप मिलता है तो उसको वहाँ पे ऐड जरूर करना चाहिए। वैसे ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो हिंडाल्को और जिंदल स्टील वो थोड़ा हो सकता है आउट परफॉर्म करते हुए नजर। ठीक सर। सर अभी वैसे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो
बाकी लोग हैं उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या अभी चुपचाप शांति से बैठे रहें, या फिर कहीं कोई अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ठीक है, छोटे मोटे ट्रेड ले लें, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या कहीं मौके दिखाई दे रहे हैं? सेक्टर पे कहाँ पे फोकस कर रहे हैं सर आप? क्या कौन से सेक्टर आपको लग रहा है कि वो अगली रैली को लीड करेंगे, अगर रैली आती है तो? विपुल जी, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्लियरली एक आपको मैं हमारा स्टैंड बता देता हूँ। जी। हमने अब कोई भी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, जो भी अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स है, उनको बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं। क्लियरली हमने यही कहा है कि यहाँ से पेन हो सकता है, वो पेन झेलना ही होगा अगर यहाँ से भी मिड कैप स्मॉल कैप गिरते हैं, पर बेचने की कोई राय नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना विपुल जी अभी काफी मुश्किल है, और अच्छे वैल्यूएशन के आसपास स्टॉक आ रहे हैं, तो क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप पे होल्ड करने की राय है। बैंक्स और एनबीएफसी पे हमने एक वीडियो भी निकाला था, एक व्यू भी दिया है कि बैंक्स एनबीएफसी काफी आउट परफॉर्म करेंगे, और वो देखने को भी मिल रहा है। ये हमने चीज 3-4 दिन पहले भी की थी जब मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था। तो बैंक्स एनबीएफसी प्रीफर्ड पिक रहेंगे विपुल जी। सेकंड, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये 2 सेक्टर्स है, वहां पे रिवाइवल सबसे पहले देखने को मिलेगा। और कुछ कुछ लिस्ट भर हम बना रहे हैं, अभी तक हमने निकाले नहीं है। 10 से 15 स्टॉक की, जैसे आज की एक्सपायरी हो जाएगी और कल मंथली क्लोजिंग हो जाएगी, तो हो सकता है जब भी मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो 10 से 15 स्टॉक निकालेंगे, वो उसमें इन्वेस्ट कराएंगे। क्लियरली अभी मार्केट से एग्जिट करने की राय नहीं है विपुल जी। ये लेवल पे 22,500 के आसपास यहाँ पे होल्ड करने की राय है। फिलहाल बाई नहीं करा रहे, डेफिनेटली कोई बाई के सिग्नल नहीं है, पर जो भी चीजें उनको होल्ड कर रहे हैं। और कुछ कुछ स्टॉक्स हमने निकाल के रखे हैं, जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट बदलेगा तो वहां पे एड ऑन भी करा रहे हैं। तो पैनिक की सिचुएशन कोई नहीं बनाई है विपुल जी। क्लियरली यही कह रहे हैं कि यहाँ पे पैनिक करना रहता, 24,500 25,000 के आसपास करते तो वो एक पैनिक जरूर रहेगा, पर 22,500 के आसपास पैनिक करने की कोई ट्रिगर नहीं है। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यूएस बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए हैं, रुपी अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर नीचे आया है, क्रूड नीचे आया है, गोल्ड सिल्वर में करेक्शन 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है, आरबीआई ने लिक्विडिटी दी है, एनबीएफसी पे काफी अच्छे रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो विपुल जी काफी चीजें पॉजिटिव है। अब इसका इम्पैक्ट कब आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव अभी भी नेगेटिव की तरह निकल के आ रहे हैं। और जितना मुझे पता है, कल जीडीपी का नंबर्स आना है इंडिया के, अगर वहां पे थोड़ी पॉजिटिविटी आती है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है। एक ही चीज है विपुल जी, बॉटम पकड़ना मुश्किल हो रहा है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि मार्केट का बॉटम कहाँ होगा। मुझे फ्रैंकली लगता था कि 23,000 के पास बॉटम होगा, आपसे वो आज शेयर भी करता हूँ, पर 23,000 के आसपास बॉटम बना नहीं। 23,800 का मतलब 22,800 के आसपास। अब मुझे लग रहा है 22,200 22,500 के बीच में बनना चाहिए, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। अब वहां पे बनेगा नहीं बनेगा विपुल जी, ये किसी के हाथ में नहीं है, पर व्यू शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी अच्छे स्टॉक्स है होल्ड करने की सलाह है। एक ही चीज पे हमने सलाह एग्जिट की दी है, अगर आपकी पोजीशन एमटीएफ में है, एनटीएफ का मेरा मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग में है, या और अगर आप मार्जिन लगा के पैसा लाए हैं या एफएनओ में पोजीशन है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस लगाने की सलाह है। पर प्योर कैश की जिनकी होल्डिंग है उनको होल्ड करने की सलाह दी। अच्छे शेयर हैं तो बने रहिए, थोड़ा धैर्य बाजार आपका चेक कर रहा है, उस धैर्य में आपके लिए बने रहने की सलाह है। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, जो अरुण जी ने कहा है उसका मायना यही है। अच्छे शेयरों को अभी होल्ड करके रखिए। हाँ, अग्रेसिव बाइंग भी नहीं करनी है। कब खरीदना है वो आपको बताया जाएगा, इसी मंच पर बताया जाएगा। अरुण जी कुछ एक और शेयर भी ऐसे बताएंगे, 10-15 शेयर उन्होंने आइडेंटिफाई भी करके रखे हुए हैं, जो कि वो आपको बताएंगे कब कहाँ कैसे खरीदारी करनी है। तो चलिए उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगला प्रश्न हम लेते हैं, और हमारे साथ विजय प्रजापति जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विजय जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात कच्छ से, गांधीधाम से। ओहो, गुजरात कच्छ से बोल रहे हैं। केम छो, सब मजामा? बस मजामा, आप मजामा? हम तो हमेशा मजा में सर, आपसे बात हो गई और मजा में हो गए। और बताइए। मैं तो आपको मनी 9 से, जब से रवि सर से बात होती है तब से मैं लाइव देखता हूँ यूट्यूब में। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारा ये नया पता, नया मंच कैसा लग रहा है आपको? वो इसमें भी देख रहा हूँ, इसमें भी मैं डेली 1 बजे देख रहा हूँ आपका लाइव शो। थैंक यू सर, थैंक यू। और फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। अरे थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए सर, कच्छ में और ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैं तो एक तो वही जो आईओसी है, आईआरएफसी, मैंने क्या छोटे छोटे शेयर 100 से नीचे ये कम वाले शेयर लिए हुए सब शेयर छांट रहे हैं जी। लेकिन इसमें क्या है कि छोटे शेयर भी है, शायद पोर्टफोलियो में 80,000 पोर्टफोलियो में 20,000 का लॉस हो रहा है अभी। जी सर, अभी छोटे शेयरों में जी अभी माहौल ऐसा है सर कि थोड़ा सा मतलब जो है ना, थोड़ा धैर्य दिखाने की बात है अभी थोड़ा सा। तो इसलिए अभी पैनिक करने की बात नहीं है। हाँ, अच्छे शेयर हैं, छोटे हों बड़े हों वो मैटर नहीं करता। फंडामेंटल्स क्या हैं, रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है, ठीक है तो बने रहिए। थोड़ा सा धैर्य जो है वो दिखाना पड़ेगा। अभी सवाल किस पर है? आईओसी पर?
आईओसी है, आईआरएफसी है, एनएचपीसी है और ये एक भारत रोड नेटवर्क करके है विपुल सर। भारत रोड नेटवर्क करके एक शेयर लिया हुआ था मैंने। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने लिया था 56 पे और 56 से ऊपर गया था, लेकिन मैं बोला और जाएगा, विपुल सर रवि सर बोल रहे थे और जाएगा, तो मैंने होल्ड किया था, लेकिन अभी लॉस में हो गया है। ठीक है सर, आपने 56 पे लिया, 37 पे आ गया है भारत रोड, 20 रुपए का नुकसान है। तो आईओसी किस रेट पे लिया है सर आपने? मैंने लिया है 137 पे, 137 पर। अच्छा ठीक है, तो ये दो पे बात कर लेते हैं, भारत रोड पे और आईओसी पे। आईओसी सर, अभी कच्चे तेल का आप जिक्र भी कर रहे थे क्रूड को लेकर के। क्रूड सर नियंत्रण में अभी दिखाई दे रहा है, ऐसे में आईओसी बीपीसीएल जैसे शेयरों पे क्या करें? इनको 10-20 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर आईओसी पे, क्या सलाह रहेगी आपकी? और दूसरा भारत रोड पे इनको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए विपुल जी, आईओसी बीपीसीएल दोनों पे होल्ड की सलाह है। बीपीसीएल तो वैसे भी अब निफ्टी से बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। क्रूड मुझे लग रहा है 65 तक जा सकता है। अब मैं, ये मेरा ब्रॉडर व्यू है, 65-67 ब्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 70 के आसपास चल रहा है, तो क्रूड में और थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो आईओसी बीपीसीएल ये एग्जिट की सलाह नहीं है, करंट लेवल के आसपास डेफिनेटली होल्ड करें। बीआरएनएल विपुल जी मैं डेली ट्रैक नहीं करता हूँ, पर चूंकि इन्होंने बताया, नाम लिया है, इसका चार्ट में देख रहा था। चार्ट पे विपुल जी एकदम साइडवेज है, ऊपर में नहीं। रिसेंटली ये स्टॉक, अगर आप कुछ हफ्तों पहले की बात करें तो 80 के लेवल के आसपास तक गया था, ऑलमोस्ट फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी की बात कर रहा हूँ। अभी ये स्टॉक 37 के आसपास है। तो वैसे तो विपुल जी इस पे कोई मेरी पॉजिटिव राय है नहीं, पर जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, 34 और 33 इसका ब्रेकआउट लेवल था, वहां से ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया था। तो 34 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, पर इनकी तो ऑलरेडी बाइंग प्राइस काफी ऊपर की है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं लगाएंगे उनके ऊपर है। पर मुझे लग रहा है 34 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, उसके नीचे जाता तो वीकनेस और बढ़ सकती है। ठीक सर, तो ये आपके लिए सलाह है सर, इसका अवश्य आप जो लेवल्स हैं उसका अवश्य ध्यान रखिए। इस बीच अगले दर्शक क्या प्रश्न लेते हैं, जो कि हैं स्वाति मोरे जी। करें विपुल साहब, विपुल कृपया मेरा सवाल ले लें। बिल्कुल ले लिया गया मैम। मदरसन वायरिंग के ऊपर है सर, ये इन्होंने 72 के ऊपर लिया हुआ है और अभी इनको लॉस हो रहा है। कह रही हैं कि एवरेज का लेवल बता दीजिए, किस लेवल पे एवरेज किया जाए। तो स्वाति जी के लिए एवरेज क्या होगा सर? 72 पे लिया है, 47 का भाव आ गया है, तो करीब 25 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है। आज अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में 13-14% करेक्ट हो चुका है मदरसन सुमी वायरिंग। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? जी एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट के आसपास है, 45 और 47 इसी के आसपास का सपोर्ट है। तो अगर एवरेजिंग करना है तो अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, क्योंकि यहाँ से अगर वीकली सपोर्ट से पलटता है तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 57-58 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 45-47 इसी के आसपास इसको एवरेज करें तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट अगर आप चार्ट देखते हैं लगातार 68 से 47 के आसपास आ गया है, और 45 एक ऐसा लेवल है जो कि मार्च 2023 के लोस थे। तो 45-47 मुझे लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिल सकता है। तो एवरेजिंग करना है तो ये अच्छे लेवल्स के आसपास है, इस लेवल्स के आसपास कर सकते हैं। ठीक सर, ये राय निकल करके आ रही है आपकी। और रेलवे को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं सर। एक है जुपिटर वैगन, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जुपिटर वैगन पे भी काफ़ी पोजीशन रिटेलर्स की काफ़ी है और शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए, 3% के आसपास अभी गिरा हुआ है, 298-299 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? ये मतलब 700 के ऊपर गया था, 750 तक गया, नीचे आया, अभी क्या दोबारा उन लेवल्स पर जाने के लिए अगर साल 2 साल का व्यू है तो क्या 300 के आसपास फ्रेश बाई कर सकते हैं 1-2 साल के नज़रिए के लिहाज से? तो जी वैसे स्टॉक अच्छा है। रिसेंटली अगर आप बात करें तो लास्ट 5 हफ्तों से लगातार गिर रहा है, रिजल्ट्स खराब आए थे, मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब था, पर एक डाउनफॉल और आ सकती है 275-280, जो कि इसका आप कह सकते हैं वीकली सपोर्ट है, और ऑलमोस्ट 2023 से सपोर्ट टूटा नहीं है। तो 275-280 तक का फॉल मुझे लग रहा है आ सकता है। तो अगर किसी को ऐड करना है तो 275-280 के अच्छे लेवल्स रहेंगे। रिसेंटली अगर लो की भी बात करें तो मेरे ख्याल से लो ऑलमोस्ट 290 के आसपास का था। तो 275-280 तक मुझे लग रहा है एक डिप आएगा, वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे अगर फ्रेश किसी को ऐड करें। जी ठीक सर, इस बीच चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और वहाँ से हमारे साथ रणवीर जी हैं मौजूद। रणवीर जी को नमस्कार। ओहो, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। रणवीर जी का प्रश्न जरा स्क्रीन पर ले आइए अगर संभव हो तो। और टाटा मोटर्स पे इनका प्रश्न था, अब ये हमें नहीं पता किस भाव पे लिए हैं, कितने शेयर इनके पास हैं,
वो अगर जानकारी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऑटोपैक की लगातार जो है पिटाई हो रही है सर। टेस्ला चलिए जुड़ चुके हैं शायद दोबारा रणवीर जी को नमस्कार। रणवीर जी सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है दोबारा संपर्क टूट गया। सर टाटा मोटर्स पर इनका प्रश्न था, बाकी डिटेल शायद कुछ कनेक्टिविटी की समस्या है। आप क्या उत्तर देंगे सर, क्योंकि ये जब से ये खबर आई कि ईवी को लेकर के कुछ नॉर्म्स शायद हल्के किए जाएंगे, उसके बाद से एमएनएम में बड़ी पिटाई, टाटा मोटर्स में बड़ी पिटाई। ऑटो का भविष्य क्या लग रहा है सर? एक तो नंबर्स की समस्या से जूझ ही रहे थे और उसके बाद से अब ये जो नई अपडेट्स है उसको लेकर के थोड़ी पिटाई हुई है। हालांकि एमएनएम में रिकवरी आई है, लेकिन टाटा मोटर्स पर इनका प्रश्न है, क्या सलाह रहेगी? अबुल जी, मेरे को लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट, खासकर ऑटो का, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं ईवी की पॉलिसी जो आने की बात हो रही है वो मार्च में आने की बात हो रही है। और सेकेंडली एमएनएम टाटा मोटर में बड़ा करेक्शन भी है। टाटा मोटर्स तो काफी गिरा है, एमएनएम अभी 10-12% ही गिरा है ऊपर के लेवल से। तो टाटा मोटर मुझे लग रहा है, पहले भी डिस्कशन था कि 650, 680 इसी के बीच में हो सकता है स्टॉक एक बार रुकता हुआ नजर आए। तो अब 650 के पास आ ही गया है, तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है एड ऑन जरूर करना ही चाहिए। अगेन ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन के लिए ऐड करें, पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना है तो अच्छे लेवल से यहाँ से भी स्टॉक पेन दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब हो तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा। पर ये लेवल्स अच्छे हैं ऐड ऑन करने के लिए, पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना है तो जरूर करें। एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को अवॉइड करके जी चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है केतन जी की तरफ से, और उन्होंने कुछ एक टिप्पणी की है। कह रहे हैं कि दिल से दिल मुश्किल से मिलते हैं, तूफ़ान में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो मिलते हैं गाल गुलाबियों पे दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी शायरी आपने लिखी है सब, शायद मुझे पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हुई, पर थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इस तरह की टिप्पणियां लगातार आपकी तरफ से आती हैं। सर जेके पेपर को लेकर के बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए पेपर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के? काफ़ी टाइम से हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको डिस्कशन में लिया नहीं। जेके पेपर इंडस्ट्री पर आपका व्यू अभी क्या है सर? अभी क्या रुख रखना चाहिए जेके पेपर पर? विपुल जी, इसका रीजन क्या है पता नहीं, पर पेपर स्टॉक्स ने काफी बुरे रिजल्ट्स दिए हैं और काफी EBITDA गिरा है उनका, प्रॉफिट्स भी गिरे हैं, सेल्स भी गिरे हैं, सभी गिरे हैं। डिटेल मैंने स्टडी नहीं किया है, पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में भी नजर आ रहा है। इनका क्वेश्चन जेके पेपर पे था, जेके पेपर भी मुझे लग रहा है इजीली आपको 250, 260 तक आता हुआ नजर आएगा। कंटिन्यूस लास्ट 6 दिन से गिर रहा है और 250 की तरफ मुझे लग रहा है स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली मुझे लग रहा है 20-25 रुपए की और गिरावट स्टॉक में आ सकती है। 250 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा स्टॉक को बाई करने के लिए। रिजल्ट्स क्यों खराब आए थे मैंने डिटेली स्टडी नहीं किया है, पर मेजर ऑफ द पेपर स्टॉक्स के काफी बुरे रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर में देखने को मिले। ठीक, और हमारे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दर्शक हैं जो कि लगातार प्रश्न जो है हमें भेज रहे हैं, एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शायद इंटरनेशनल कॉल की वजह से, लेकिन उनके प्रश्न हम जो है स्क्रीन पर एक एक करके लेके आ जाइए। पहले तो नवीन जी का सवाल ले लेते हैं जो कि पोलैंड से हैं, और उन्होंने कहा है एनटीपीसी ग्रीन के इनके पास 300 शेयर हैं, 109 रुपये के भाव पर शायद लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि 3 साल का नज़रिया है और मतलब मैं 3 साल के हिसाब से होल्ड कर सकता हूँ। सर एनटीपीसी ग्रीन 109 पे लेकर के बैठे हुए हैं। एनटीपीसी ग्रीन जब से लिस्ट हुआ है, जिन लोगों के पास भी है, लोग अब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करें तो करें क्या। हालांकि बाजार ही पूरा टूटा हुआ है, क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये शेयर अच्छा है उनके पोर्टफोलियो के लिए या नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के? आज 4.5% नीचे है, 93-94 के आसपास आ चुका है। इनकी खरीद 109 रुपये के आसपास की है। इनको अभी होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर? बोलिए, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफी अच्छी है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं 78-80 के आसपास के से स्टॉक कंटिन्यूस भागा था, वापस अब नीचे आया है। ये लेवल तो एग्जिट के नहीं है ना, 100 के नीचे आ चुका है, तो फंडामेंटली तो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लग रहा है पावर रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट 3-4 महीने में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स इस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। पावर स्टॉक्स तो कुल लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो कहा था कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, ये सभी स्टॉक्स आपके लिस्ट में होने चाहिए डिप में बाई करने के लिए। तो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों पे मेरा व्यू बुलिश है। हर स्टॉक नहीं है कि डेफिनेटली चलेगा, पर कुछ कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। तो 109 के आसपास इनकी बाइंग है, क्वांटिटी 250-300 शेयर के आसपास है, तो 2 साल का व्यू है तो होल्ड करें।
टेक्निकली लेवल देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है और अपने लोस के आसपास ही है, तो टेक्निकली तो लेवल्स देना मुश्किल है, पर मुझे लग रहा है कंपनी नेक्स्ट 2 साल में अच्छा कर सकती है। ठीक है सर, चलिए अब सीधे पोलैंड से बात करने हैं। अब चलते हैं रोमानिया। अगले दर्शक हमारे साथ रोमानिया से हैं और जिन्होंने अपना प्रश्न भेजा है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और इनका प्रश्न जो है गेल के ऊपर है। इन 215 शेयर इनको आईओसी हटा दीजिए क्योंकि आईओसी पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, और कह रहे हैं कि आपका शो रेगुलर देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुमित जी। और आप जैसे दर्शकों का उत्साह जो है आप ऐसे ही बनाए रखिए। 187 पे इन्होंने गेल की इनकी खरीद है। अभी अगर जो हम देखें गेल का भाव जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 158 का, तो इनको करीब करीब 30 रुपये के आसपास का पर शेयर का नुकसान हो रहा है। 187 पे लिया हुआ है सर। सर फंडामेंटली क्या तो कैसी कोई खास समस्या यहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है क्या? जिनके पास है उनको अभी होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गेल को लेकर के? तो मुझे फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है। कंपनी 150 160 के आसपास चल रही है और काफी बड़े टारगेट्स ऑलरेडी काफी ब्रोकर्स ने स्टॉक पे दिए हैं। टेक्निकली वीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर आप 100 में से 100 स्टॉक को स्क्रीन करेंगे, जैसे कि कल छुट्टी का दिन था, कल शिवरात्रि थी, कल मैंने ऑलमोस्ट 250-300 स्टॉक की स्क्रीनिंग की, पर ऑलमोस्ट 25 या 30 स्टॉक ही निकल के आए जो कि टेक्निकली बुलिश लग रहे हैं। और टेक्निकली तो विपुल जी सभी स्टॉक बेरिश है और ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है डाउन ट्रेंड थोड़ा और दिखा सकता है, 150 152 तक आ सकता है। पर अभी मुझे लग रहा है जिनके पास भी होल्डिंग है या बाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। बाई 150 152 आता है तो और ऐड भी करके चले। कहीं ना कहीं ये स्टॉक में मुझे लग रहा है वैल्यू जरूर आएगी और ऑलमोस्ट स्टॉक ज्यादा करेक्टेड भी है, तो टेक्निकली तो आपको कोई स्टॉक बाई सिग्नल अभी देगा नहीं, पर कोई किसी ना किसी भाव पे आपको हिम्मत करके बाई करनी चाहिए। तो गेल मुझे लग रहा है 150 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एड ऑन करना चाहिए। हमारे एक दर्शक है कह रहे हैं सर कोई मल्टी बैगर बता दीजिए। अरे सर लोगों को यहाँ पे भाव नहीं मिल रहे हैं, आप मल्टी बैगर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत सारे शेयर जो है अभी रिकमेंड करेंगे, यही है सही में भी। और आने वाले दिनों में भी अरुण जी ने कुछ शेयर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस पर जब हम बातचीत करेंगे तो फिर आपको वो शेयर जो है अगले 1-2 साल में मल्टी बैगर शायद हो सकता है साबित हो। केतन जी का सवाल कोचिन शिपयार्ड को लेकर के है। केतन जी ने कोचिन शिपयार्ड 1459 पे लेकर के बैठे हुए हैं, 10 शेयर ही इनके पास हैं और अभी जानना चाह रहे हैं क्या करें कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। डिफेंस में भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं कोचिन शिपयार्ड पे। अभी अगर देखें तो 1284 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद का भाव है ये इन्होंने बताया हुआ है कि 1459 का है। 200 रुपये पर शेयर, 150 पौने 200 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, अभी 1.5% नीचे है। कोचिन शिपयार्ड कैसा लग रहा है सर? तो जी थोड़ा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को और 1200-1220 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट लो भी उसी के आसपास है और 100 डे मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया। और ओवरऑल डिफेंस की स्टॉक की बात करें तो काफी स्टॉक ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है। बीएल में भी अगर आप देखें तो उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है जितनी एचएल में आपको देखने को मिली है। तो बीएल, एचएल और मैजडॉक वैसे मुझे लग रहा है 3 ज्यादा फेवरेट स्टॉक रहेंगे। पर जहां तक कोचिन शिपयार्ड की बात है, इनको 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस दूर है पर मेरे पास कोई दूसरा लेवल नहीं है इनको सुझाने के लिए, इसलिए 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली थोड़ा अच्छे है तो मुझे लग रहा है अप मूव आ सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट सुधरता है। 1200 के नीचे जाएगा तो फ्री फॉल स्टॉक में आ सकता है। 1200 के नीचे जाएगा तो फ्री फॉल है, तो उसका अवश्य ध्यान रखें। 1200 के लेवल को बिल्कुल कहीं नोट करके रख लीजिए और स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके रखिए। लवी पोनिया जी जानना चाह रहे हैं लेमन ट्री को लेकर के। होटल पे क्या व्यू है सर? इधर तो हर जगह महाकुंभ की चर्चा है, रिलीजियस टूरिज्म चल रहा है, ऐसे में एविएशन, होटल, इन सब में ऑक्यूपेंसी लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। एविएशन कंपनियों ने तो बहुत ज़्यादा रेट भी बढ़ा दिए। आपकी टिप्पणी क्या होगी लेमन ट्री को लेकर के? आपका पसंदीदा होटल स्टॉक कौन सा होगा? हमारे दर्शक लवी जी का सवाल लेमन ट्री पर है जो कि इन्होंने ले रखे हैं 133 रुपये के भाव पर। तो जी 2 से 3 थीम है। अब जैसे अब डिस्कशन हो ही रहा तो मैं आपसे शायद आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट 3 महीने में मुझे लग रहा है होटल सेक्टर, इवन जो गर्मी वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि आप कह सकते हैं एसी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पावर रिलेटेड स्टॉक्स है, या फिर और आप ट्रैवलिंग वाले जो स्टॉक हैं जैसे कि आपने इंडिगो की बात की, ये 2 से 3 सेक्टर मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेंगे। खासकर होटल और पावर और जो भी आप कह सकते हैं समर रिलेटेड स्टॉक्स है, इनमें मोमेंटम आ सकता है। तो मुझे लग रहा है 3 चीजों पे जरूर ध्यान दें। लेमन ट्री वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है तो इस पे जरूर बाई रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो डेफिनेटली ऐड करें। ताज जीवीके और कह सकते हैं शैले होटल्स, इनमें भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो वो 2 स्टॉक्स रहेंगे और आपको रेडार पे रखें।
पावर में ऑलरेडी मैंने कहा एनटीपीसी, टाटा पावर, ऐसे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। अगर आप और थोड़े मिड कैप में जाते हैं तो वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज पर जरूर नजर रखें, वहां पे भी मोमेंटम बन सकता है। तो थीम आपको पकड़नी है विपुल जी, कहीं ना कहीं आपको जरूर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स बन सकते हैं। तो सभी मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 महीने आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो ये दो थीम आपको पकड़नी है, एक तो जो है घूमने फिरने वाली, और दूसरी ये जो गर्मी वाली थीम है। गर्मी वाली थीम में हम एक तो मुझे लगता है कि चलिए, एक तो स्क्रीन पर ही है ब्लू स्टार, वोल्टास, ये वो तमाम शेयर हैं जो बिल्कुल एसी और कूलर और इन तमाम चीज़ों के कारोबार में है। और दूसरी थीम जो है, मतलब इसी थीम के अंदर दूसरी कंपनियां जो हैं वो हैं पावर सेक्टर से जुड़ी हुई। पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं। उसमें कौन सी कंपनी पसंदीदा रहेगी उस पर भी ज़रा पूछेंगे रवि जी से, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं मोहम्मद अहमद साहब, उनसे ज़रा बातचीत, उनका सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद अहमद हुसैन हैदराबाद से बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोडाफोन का रेट उठेगा या नहीं, सर प्लीज़ बताइए। ये लोगों के मन में बड़ी आशंका है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ गई, 5 रुपये तक के टारगेट निकल करके आए थे। इंटरनेशनल, नेशनल, हर तरह की रिपोर्ट आ रही है, खबरें काफ़ी रहती हैं। अभी 7-8 रुपये का शेयर जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए वोडाफोन पे सर? क्या ये शेयर उठेगा या नहीं, ये अहमद साहब का सवाल है। विपुल जी, आपको काफी दिन से आपकी और मेरी बात हो रही है। हमेशा मैं यही कहता हूँ, आइडिया पे मैं नेगेटिव लिस्ट में स्टॉक को डाल के रखा हूँ, कभी इसमें बाई सेल रिकमेंडेशन देते नहीं है। एक ही कारण है विपुल जी, न्यूज फ्लो पे चलता है, न्यूज फ्लो पॉजिटिव आता है, ऊपर खुलता है, फिर गिर जाता है। पर इसके टेक्निकल लेवल जरूर हमने निकाल के रखे हैं, 7 रुपए नीचे में और ऊपर में 10 रुपए, इसी के बीच में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बाई सेल की, होल्ड की सलाह कुछ भी नहीं है विपुल जी स्टॉक पे। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जहाँ पे कोई राय नहीं है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 7 रुपए का एक सपोर्ट है, उसका या तो स्टॉप लॉस लगा ले या उस लेवल पे जरूर ध्यान रखें। ऊपर में रेजिस्टेंस 10 रुपए के आसपास है, तो 7 से 10 रुपए के बीच में विपुल जी कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। इसलिए बाई सेल की राय नहीं है, क्योंकि विपुल जी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट का स्टांस क्या रहता है इस कंपनी में, उसी के ऊपर इस कंपनी का फॉर्च्यून डिपेंड है, और प्रमोटर्स कैसे इसको पैन आउट, कैसे इस कंपनी को बेल आउट करते हैं। वैसे कंपनी में रिसेंटली प्रमोटर ने थोड़ी बाई की है ऊपर के लेवल्स के आसपास, थोड़ा मोमेंटम भी स्टॉक वहां पे बना था, इसलिए वो अनसर्टेनिटी है। इसलिए लेवल्स पे मुझे लग रहा है थोड़ी आप कह सकते हैं लेवल ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। फिर भी चूंकि टेक्निकली चार्ट्स बने हुए हैं, तो 7 रुपए का एक सपोर्ट है और ऊपर में 11 रुपए का 10 से 11 का रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। ठीक, तो सर यहाँ पे कोई एवरेजिंग, कोई फ्रेश बाइंग, कोई कुछ नहीं करना है, और जिनके पास है क्या एक बार निकल जाए क्या, फिर क्या करें? फिर 7-8 रुपए पे लेके बैठे हुए हैं। विपुल जी बिल्कुल लेना नहीं है, मैं इसमें तो कोई लेने की अभी कोई राय है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ डेवलपमेंट बने नहीं है। पर होल्ड करें, जिनके पास भी है 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। काफी महीनों से ही हम यही स्टॉप लॉस दे रहे हैं, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी नहीं रहा और ऊपर में 10 रुपए भी पार नहीं कर रहा है। तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि विपुल जी 7 रुपए का स्टॉक है, यहाँ से काफी लोग ये एक्सपेक्टेशन होती है कि स्टॉक काफी बढ़ जाएगा। वो तभी बढ़ेगा जब कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, और पॉजिटिव न्यूज विपुल जी कब आएगी, आपके मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि सभी की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी हो सकता है रिवाइव कर जाए। अभी भी कंपनी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है, पर रिवाइवल आने में थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लग रहा है 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करने की सलाह फिलहाल के लिए उन सभी दर्शकों के लिए जिनके पास वोडाफोन आइडिया है। गुंजन जी से बातचीत कर लेते हैं, सीधे चलते हैं असम। गुंजन जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसी हैं गुंजन जी आप? एकदम बढ़िया है सर। क्या करती हैं असम में आप? और मैं होम मेकर हूँ अभी। अच्छा, होम मेकर, बहुत अच्छी बात है गुंजन जी। और बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरे पास ये सिग्नेचर ग्लोबल की शेयर्स है। सिग्नेचर ग्लोबल कितने शेयर है मैम आपके पास? मेरे पास 30 शेयर्स है। अच्छा अच्छा, और किस भाव पे ले रखे हैं आपने? और मैंने ये ले रखे हैं 1300 के रेट पे। 1300 के रेट पे। ठीक, ठीक है मैम, पूछते हैं यहाँ पर क्या अब, और नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म का है, 1300 पे आपने ले रखे हैं। अभी 1085 के आसपास चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से माफ कीजिए, रियल्टी शेयरों में पिटाई भी अच्छी खासी हो रही है। हालांकि इस सेक्टर ने एक तरीके से आउट परफॉर्म किया है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से बाज़ार का बिहेवियर रहा है, पिछले 1 महीने में आधे % की गिरावट रही है, जबकि बाज़ार में हमने देखा कि ज़्यादा गिरावट रही है। सर क्या सलाह रहेगी सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर के? क्या अभी होल्ड करें, खासतौर से तब जब एक्सपेक्टेशन इस बात की है कि आने वाले समय में और ज़्यादा रेट कट होंगे? विपुल जी कंपनी अच्छी है, आपकी साइड की है, मेरे ख्याल से दिल्ली में इनका ज्यादा कारोबार है।
ओवरऑल कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत एक ही है, हाई बीटा सेक्टर से आता है तो वो एक दिक्कत जरूर रहेगी। इससे से करेक्शन भी आया है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। इसका जो फिबोनाची सपोर्ट है वो 1030 के आसपास है। थोड़ा दूर है, 4-5% दूर है, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी बड़ा फॉल दे रखा है, ऑलरेडी देख लिया है, तो इसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1030 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक हो सकता है आपको फिर 3 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आए इजीली। तो मुझे लग रहा है 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टेक्निकली अच्छा है, इसलिए अभी भी होल्ड करने की सलाह है। 1030 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। ठीक। मिस्टर एबी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर। कह रहे हैं मेरठ से बोल रहे हैं, मेरा सवाल पॉलीकैब के ऊपर है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे खबरों के खेल पे, लेकिन एक चर्चा हो जाए क्योंकि पिटाई इतनी ज़बरदस्त है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सारे सवाल आ गए तो बहुत लोग वेट करना चाह नहीं रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पॉलीकैब को डिस्कस कर ही लिया जाए। 100 शेयर हैं 4820 पर, कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म का व्यू है, अभी क्या करना चाहिए, क्या ये एवरेजिंग का समय है सर? डिटेल में अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, अभी जो खबर क्या आई है उसके बारे में। लेकिन आज जो पिटाई हुई है उसके बाद एवरेजिंग की सलाह रहेगी, जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी पॉलीकैब इंडिया को लेकर के? जी अभी तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है। मेरे ख्याल से इन्होंने आज ही बाई किया है। अगर 4820 पे लिया है तो आज के आसपास ही इन्होंने गिरावट पे बाई किया है। तो ये लेवल पे बाई किया है तो हो सकता है बाउंस आ सकता है, क्योंकि 17% गिरा है। और थोड़ा ओवर रिएक्शन मुझे लग रहा है। जो भी मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी आज वेरियस मीडिया चैनल्स पे, जो भी उन्होंने कहा है, चाहे वो केईआई की तरफ से रहे या फिर कोई भी मैनेजमेंट आया, थोड़ा आप कह सकते हैं ओवर रिएक्शन जरूर है स्टॉक में। पर ऐसी है विपुल जी, जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है, छोटी न्यूज भी बड़ा इंपैक्ट डालती है, तो उसी वजह से स्टॉक भी गिरा है। तो मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है। 17% गिरने के बाद यहाँ से एटलीस्ट 5 से 6% तो बाउंस जरूर आएगा। इसका सपोर्ट विपुल जी थोड़ा दूर है, 4680 के आसपास है। अगर आप बड़ा चार्ट लगाते हैं तो 4680 मुझे लग रहा है वो एक लेवल होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक को यहाँ पे रुकना है, जो इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में बाउंस में 4920 4950 भी आता है तो निकल जाए। पर मुझे लग रहा है टेक्निकली थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो स्टॉक्स और थोड़े नीचे जाएंगे, चाहे वो केईआई हो या फिर पॉलीकैब हो या आरआर केबल हो। टेक्निकली थोड़ी वीकनेस आई है। हैवेल्स में उतनी वीकनेस नहीं है, हैवेल्स में जरूर रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक बड़ा सपोर्ट देखने को मिला है। तो इनके लिए राय यही रहेगी 4700 के एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 4950 तक भी बाउंस आता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकलें।